देखिए स्क्रीन दिख रहा। ठीक है, देखो कल हमने हेनरीज लॉ देखा था। ठीक, अभी हम यहाँ पे जो भी लॉस पढ़ेंगे वो बेसिकली सॉल्युबिलिटी के ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, कि सॉल्युबिलिटी में क्या फर्क आता है सॉल्यूट के होने से। सॉल्यूट अगर वोलाटाइल होगा तो क्या फर्क आएगा, सॉल्यूट अगर नॉन वोलाटाइल होगा तो क्या फर्क आएगा। तो अभी देखो किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में अगर डालना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम एक आयनिक कंपाउंड ले, ठीक है, एक हमारे पास आयनिक कंपाउंड NaCl। अब मुझे क्या करना है, इसको डालना है वाटर में। ठीक, तो आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड ये बना किससे है, सोडियम के आयन और क्लोरीन के आयन से। ठीक, तो जब ये सॉलिड में कन्वर्ट होता है, देखो मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि जब Na+ और Cl-, ठीक है, ये जब कंबाइन होके NaCl हमको देते हैं तो यहाँ पे एक एनर्जी निकलता है जिसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको मैंने पढ़ाया है। लैटिस का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन के वक्त जो एनर्जी बाहर की ओर आएगा उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं, उसको डिनोट किया जाता है U से। ठीक, लैटिस एनर्जी जो है ये माइनस होता है हमेशा, लैटिस एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, अब अगर ऑलवेज नेगेटिव है तो ये अगर बनाया होगा तो इसमें माइनस एनर्जी निकाला होगा, -E दिया होगा। अब एक चीज आप देखो, मान लो यहाँ पे हमको सॉलिड मिल गया, अरे कट, अभी नेट कटा था ना तो उसकी वजह से माइक ऑफ हो गया था। चलो ठीक है, देखो हमने क्या देखा, हमको हमारे पास NaCl है, ये जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो लैटिस एनर्जी मतलब नेगेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर की ओर आता है। ठीक, अब यही सॉलिड को हम क्या करेंगे, इसी सॉलिड को जब हम आयंस में कन्वर्ट करेंगे, आयंस कहने का मतलब है एक्वस फॉर्म में अगर हम इसको लाना है तो हमको क्या करना होगा, जितना एनर्जी यहाँ पे निकला था उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे हमको सप्लाई करना होगा, तभी तो जाके ये टूटेगा। ठीक है, तो ये लैटिस एनर्जी कहलाता है। ठीक, लैटिस एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जो सॉलिड के फॉर्मेशन के वक्त बाहर निकलता है उसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। अब देखो इसको हम क्या ले लेते हैं, सॉल्यूट। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, पानी में डालेंगे, तो H2O है हमारे पास, तो इसका भी अपना कुछ ना कुछ एनर्जी होना चाहिए, वाटर का कुछ ना कुछ एनर्जी होना चाहिए। अब वाटर क्या करता है, अपना एनर्जी लगाता है इस नमक को तोड़ने के लिए, uses its energy
टू ब्रेक द सॉल्ट। ठीक है, नमक को तोड़ने के लिए H2O क्या करता है, अपना एनर्जी लगाता है। अब देखो एक चीज, H2O को हम क्या कहते हैं, हाइड्रो कहते हैं, इसको हम एक्वा भी कहते हैं, इसको हम हाइड्रा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स है, इन वर्ड्स से हम क्या निकालते हैं H2O में। जैसे यहाँ पे हमने लैटिस एनर्जी निकाला सॉलिड के लिए, तो H2O के लिए हम क्या यूज करेंगे, H2O के लिए हम यूज करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो वाटर में प्रेजेंट होता है, और वो एनर्जी काम आता है सॉल्यूट्स को तोड़ने के लिए, सॉल्यूट्स को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी के लिए, सॉल्युबिलिटी के लिए हमेशा हमको क्या चीजें लेनी है, तो दो चीजें हैं। अगर हम आयंस कंसीडर कर रहे हैं तो आयंस के कंसीडर में हम क्या करेंगे, लैटिस एनर्जी। ठीक, दूसरा हम अगर जो हमारे पास सॉल्वेंट है, अगर वाटर है हमारा सॉल्वेंट, तो हम क्या यूज करेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक, अब एक चीज देखो, सॉल्युबिलिटी हमको कब दिखेगा, जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी से, तब। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है, अगर हाइड्रेशन एनर्जी मतलब सॉल्वेंट का एनर्जी ज्यादा होगा सॉल्यूट से, तभी आपका सॉल्यूट घुलेगा, नहीं तो नहीं घुलेगा। ठीक, तो हम बारी बारी से अभी लैटिस एनर्जी और सॉल्वेंट एनर्जी को देखेंगे। यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है सबको, ये जो मैंने अभी समझाया क्लियर है। ठीक है, चलिए, द एनर्जी टर्म्स, सबसे पहला लैटिस एनर्जी, दूसरा है हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड when one mole of crystal is broken into its constituent ions, or the energy released when one mole of a crystal is formed from its constituent ions or particles। अब जिस देखो, मैंने NaCl का जिक्र किया है, फिर से NaCl ही लेते हैं। तो होता क्या है कि मान लीजिए हमको NaCl बनाना है। ठीक है, तो कोई भी चीज अपने गैसियस फेज में रिएक्ट करता है, सॉलिड प्योर फेज में कभी रिएक्ट नहीं करता। ठीक, तो जो आयंस होंगे वो आयंस क्या करेंगे, अपने गैसियस फेज में रिएक्ट करेंगे। तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, Na प्लस गैस फेज में, Cl माइनस है गैस फेज में। ठीक है, Cl माइनस है, Na प्लस है, सभी गैसियस फेज में, मैं हर जगह लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, ठीक है, Na प्लस, Cl माइनस, इस तरीके से। अब एक चीज देखो कि एक जब इनको सॉलिड फॉर्मेशन करना है, सॉलिड फॉर्मेशन करने का मतलब है कि जब इनको क्रिस्टल में कन्वर्ट होना, तो ये क्या करते हैं, सब एक दूसरे के नजदीक आना चालू कर देते हैं। अब हमको पता है कि सॉलिड में, ठीक है, सॉलिड में जो एनर्जी है वो एनर्जी हमेशा कम होता है, किससे, तो गैस से। ठीक है, तो जब गैसियस फेज जब नजदीक आएंगे तो ये क्या करते हैं कि यहाँ से ये क्रिएट करते हैं Na और Cl को। ठीक, तो ये NaCl बनाने के वक्त एक एनर्जी बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, एक एनर्जी है जो बाहर की ओर निकलेगा, उसे हम कहेंगे लैटिस एनर्जी। तो डेफिनेशन यहाँ क्या कहता है, देखो अभी देखो एक चीज और, कि ये जो डेफिनेशन है किसके लिए दिया गया है, 1 मोल के लिए, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड के लिए। तो डेफिनेशन देखो, द एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of a crystal is formed from its constituent ions or particles। तो यहाँ पे यहाँ पे
जो NaCl फॉर्म हो रहा है, ये NaCl कितना है, ये NaCl है 1 मोल NaCl। ठीक है, 1 मोल NaCl का फॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा है। ठीक, ये तो हो गया आधा डेफिनेशन। अब हम आधा डेफिनेशन फिर बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग का देखिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड when 1 mole of a crystal is broken into its constituent ions। तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने 1 मोल ले लिया, 1 मोल NaCl का लिया, अब इसको ब्रेक करना है किसमें, वापस से इसके गैसियस फेज में। ठीक है, वापस से गैसियस फेज में इसको ब्रेक करना है। तो जब अगर ब्रेक करना है तो जितना लैटिस एनर्जी यहाँ पे निकला था उतना ही लैटिस एनर्जी हमको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे दोनों डेफिनेशन का मतलब है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। डेफिनेशन फर्स्ट हाफ और यहाँ पे डेफिनेशन सेकेंड हाफ, डेफिनेशन सेकेंड हाफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। तो ये हमारा लैटिस एनर्जी हुआ। देन द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। ठीक है, तो जो टूटने का प्रोसेस है वो हमारा कैसा प्रोसेस होगा, वो होगा एंडोथर्मिक। मतलब हम यहाँ पे एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम NaCl क्रिस्टल के फॉर्म में ले रहे हैं। अगर अब घर पे आप 1 चम्मच नमक डालो पानी में, तो उस नमक को तोड़ने के लिए वाटर क्या करता है, अपना एनर्जी सप्लाई करता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, उस नमक को तोड़ने के लिए एनर्जी नमक को दिया जा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक। Next, hydration energy. The amount of energy released when 1 mole of particles are surrounded by solvent molecules is called hydration energy। देखो अभी hydration energy को थोड़ा ड्राइंग से समझेंगे। The process is highly exothermic। देखिए डेफिनेशन के बाद देख लीजिए वापस से, the amount of energy released when 1 mole of particles are surrounded by solvent molecules is called hydration energy। तो इसको देखने के लिए हम चलते हैं अपने बोर्ड पे और बोर्ड पे इसको समझेंगे। देखो हम एक रिएक्शन लिखते हैं क्या, NaCl प्लस H2। ठीक है, और ऐसा साइन दे देते हैं, उसके बाद इस जगह पे ऐसा लिखा जाता है। क्या इज इट करेक्ट, ऐसा लिखते हैं कि नहीं, क्या लिखते हैं ऐसा? ठीक है, चलो अभी देखो एक्चुअली होता क्या, ये जो एक्वस वर्ड है यहाँ पे AQ, ये एक्वस वर्ड जो है इसका मतलब क्या है। तो वाटर ने क्या किया, वाटर ने इसको एनर्जी दिया। ठीक है, वाटर ने इसको एनर्जी सप्लाई किया इसको तोड़ने के लिए। तो क्या होता है कि Na प्लस, ठीक, अभी वाटर है तो वाटर 2 हिस्से में टूटेगा, H2O है हमारा, तो ये भी तो 2 हिस्से में टूटना चाहिए बैलेंस करने के लिए, किसमें, H प्लस और OH माइनस। ठीक है, तो Na प्लस ये जुड़ा हुआ होता है OH माइनस के साथ इस तरीके से। और जो Cl माइनस है वो इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इसी चीज को हम कहते हैं एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म, जब भी एक्वस लिखा हुआ रहे कहीं पर भी, तो आप सीधा एक ही बात समझोगे
कि प्लस और माइनस इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, कौन सा एनर्जी, तो हाइड्रेशन एनर्जी, ये हाइड्रेशन एनर्जी यूज होता है, इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग द सॉल्यूट, ठीक है। तो इसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी को, हाइड्रेशन एनर्जी को ज्यादा होना पड़ेगा किससे, लैटिस एनर्जी से, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, हाइड्रेशन एनर्जी क्लियर हो गया। पॉइंट क्लियर है सबको, पॉइंट सबको क्लियर है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रेशन एनर्जी होगा ये हमारा एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि वाटर से एनर्जी निकल रहा है और किस में जा रहा है, तो आयंस को जा रहा है, मतलब सॉल्ट को यहाँ पे एनर्जी जा रहा है। तो वाटर से निकलने वाला एक्सोथर्मिक और सॉल्ट में जाने वाला एंडोथर्मिक। देखो कंडीशन क्या है, इफ लैटिस एनर्जी इज हायर देन हाइड्रेशन एनर्जी द सॉल्युबिलिटी विल बी लेस। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है, मतलब अगर नमक को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा रखता है और पानी के पास एनर्जी कम है, तो नमक टूटेगा नहीं, जिसके वजह से सॉल्युबिलिटी हमारा डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं एक जनरल इक्वेशन से लिख सकता हूं कि इफ lattice energy greater than hydration energy, तो solubility will be less, ठीक है। इसी जगह पे फिर दूसरा कंडीशन चला आएगा, if lattice energy is lower than hydration energy the solubility will be high। तो दूसरे कंडीशन के लिए भी हम लोग इसी को लिखेंगे ऐसे, if lattice energy is lower than hydration energy, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, इज मोर। ठीक है, ये दो कंडीशंस हैं जो ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है आप लोग को। देखिए स्क्रीन दिख रहा है, अभी हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी थोड़ा डिटेल्स में, ताकि हमको राउल्स लॉ आसानी से समझ में आ सके। देखो अभी जो भी टॉपिक आपका चलेगा लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी, इसमें काफी कुछ चीजें हैं जो आपने पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चीजों को देखिए और समझते चले जाइए।
कि ये पुरानी चीजें हैं जैसे कंडेंसेशन वगैरह, ये सब हमने पढ़ा है पहले भी। तो यहाँ पे देखो इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड इन एन ओपन वेसल, ठीक है। यहाँ पे ये जो वेसल है, कंटेनर है, ये ऊपर से खुला हुआ है, ठीक। ओपन वेसल लिक्विड मॉलिक्यूल्स एस्केपिंग इनटू एटमॉस्फेयर, मतलब ऊपर का अगर ढक्कन खुला हुआ है और ये वेसल को हम अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो वेपोराइज होने के बाद यहाँ से ऊपर की ओर हवा में निकल जाएगा। So when a liquid in an open glass vessel is exposed to sky, that is left open without covering with a liquid, after some time the level of liquid in vessel is found to decrease. This process is called evaporation, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को evaporation कहते हैं। अब क्या है देखो, अभी क्या किया है, इसी वेसल पे एक ऊपर से ढक्कन लगा दिया गया, तो ढक्कन लगा देने से क्या होगा, इफ द लिक्विड इज प्लेस्ड इन क्लोज्ड ग्लास वेसल, ठीक है, बंद कंटेनर में लिक्विड को रख दिया जाए, तो आफ्टर सम टाइम इट इज ऑब्जर्व्ड दैट droplets of liquid can be collected on the walls. This process is called condensation, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि उसी कंटेनर को क्या किया गया, ढक दिया गया, ठीक। अब ढक देंगे तो कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल्स यहाँ से ऊपर की ओर नहीं निकल सकता, ना ही बाहर जा सकता है। तो जो भी गैसियस मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेगा, इस बर्तन से, इस ढक्कन से आके टकराएगा, और जैसे जैसे वो ठंडा होते जाएगा, कंडेंस करता जाएगा, वो वापस से नीचे लिक्विड में चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन प्रोसेस कहा जाता है। अब देखो इसी चीज को क्या किया गया, जो क्लोज्ड वेसल था उस क्लोज्ड वेसल पे हमने एक मैनोमीटर को लगा दिया, ठीक है। मैनोमीटर में लिक्विड भर के हमने उसमें लगा दिया। अभी क्या होगा कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स यहाँ से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, नीचे प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि गैसेस हैं, गैस का अपना प्रेशर होगा, तो ये क्या करेगा, नीचे प्रेशर लगाएगा। तो प्रेशर जो है वो किधर की ओर फील होगा, हमको इस लिक्विड के ऊपर होगा, और लिक्विड से होते हुए यहाँ पे जो लिक्विड है इस मैनोमीटर में, इसमें फील होगा। तो ये क्या करेगा, लिक्विड को पुश करेगा, पुश करके ऊपर की ओर धक्का मारेगा, ठीक है। तो कहता क्या है, when a vessel is connected to a manometer, the liquid level in it raises, indicating that there is effect of pressure as the vapor of the liquid exerts a pressure on the liquid in the manometer column, ठीक है। अभी क्या होता है कि जैसे जैसे वेपर उठ रहा है तो हमको क्या दिखता है थोड़ी देर के बाद, कि ये वेपर क्या करते हैं, इस लिक्विड को धक्का मार के नीचे ले जाते हैं। तो ये जो धक्का मारने का प्रोसेस है ये बतलाता है कि वेपर्स यहाँ पे जो भी हैं वो वेपर्स क्या कर रहे हैं, प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। तो हमको यहाँ से क्या मिलता है, एक वेपर प्रेशर का फंडा देखने को मिलता है, ठीक है। When a vessel is connected, एक सेकेंड, उसी लाइन, the pressure exerted by the vapor over liquid surface where there exists an equilibrium between vapor and liquid at a particular temperature is called vapor pressure, ठीक है। जब वेपर अपना प्रेशर लगा रहा है तो क्या होता है कि लिक्विड में, जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि लिक्विड का सरफेस है, ठीक है, गैस क्या कर रहा है, एक प्रेशर लगा रहा है ऊपर से लिक्विड के ऊपर, ठीक। अब अगर ऊपर से गैस का मॉलिक्यूल जो है प्रेशर लगाएगा तो वैसा ही हमको क्या होगा, सॉल्यूशन का, सॉरी, लिक्विड का भी दिखेगा कि लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स है वो भी प्रेशर लगा रहा है, जाहिर सी बात है उसके भी मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगाएंगे। तो जब दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम हमको दिखता है, ठीक है, जब दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम दिखेगा तो इस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर का इक्विलिब्रियम। कब,
एट सर्टेन टेम्परेचर, एट सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर वेरी नहीं करना चाहिए। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कंडीशन कहते हैं। different liquids have different vapor pressures at the same temperature। अब देखो इसका मतलब क्या है कि हर लिक्विड का अपना अपना अलग अलग प्रेशर होगा। अब जैसे देखो, मान लीजिए हमने क्या किया कि वाटर ले लिया, ठीक है, अब इस वाटर में हम क्या कर रहे हैं, एक बार NaCl डाल रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, एक वापस से इधर वाटर ले लिए, यहाँ पे शुगर डाल दिए, ठीक है, और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक बार वाटर लिया और यहाँ पे क्या किया, एक बार अल्कोहल लिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या यूज किया हमने, सॉलिड, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, सॉलिड, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, तो लिक्विड, ठीक है, और बाकी सॉल्वेंट तुम्हारा लिक्विड ही है। तो कहता क्या है, डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट वेपर प्रेशर्स एट द सेम टेम्परेचर। तो अब अगर सबका टेम्परेचर सेम रख दे, तो फिलहाल हम सॉलिड्स को डील नहीं कर रहे, तो सॉलिड्स को मैं बाद में समझाऊंगा। पहले आप देखो यहाँ पे अल्कोहल है, अब सॉल्यूशन बनाना है इसको, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या होगा कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, मान लीजिए वाटर का मॉलिक्यूल है ये, और इसको किससे जुड़ना है, तो इसको जुड़ना है अल्कोहल के मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो दोनों के बीच में हमको क्या दिखेगा, बॉन्डिंग देखने को मिलेगा, ठीक। अब इसी जगह पे मैं एक और लिक्विड का सॉल्यूशन ले लेता हूं, H2O प्लस यहाँ पे अगर हम डाल दे यूरिया, ठीक है, तो यूरिया छोड़, यूरिया भी इज अ टाइप ऑफ सॉलिड, मैं यहाँ पे एक सेकेंड, चलो मैं यहाँ पे बेंजीन डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा है बेंजीन इज ए नॉन पोलर कंपाउंड, लेकिन वाटर में ये मिक्स होता है लगभग 60 डिग्री के आसपास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे वाटर और बेंजीन में जो बॉन्डिंग दिखेगा, ठीक है, ये बॉन्डिंग में फर्क होगा, ठीक। जो ऊपर जो बॉन्डिंग दिखेगा और जो नीचे बॉन्डिंग दिखेगा, दोनों में फर्क होगा। क्यों? क्योंकि एक अल्कोहल है, ये ज्यादा वाटर के साथ चिपकेगा, और चूंकि बेंजीन है तो बेंजीन वाटर के साथ थोड़ा कम चिपकता है, ठीक है। तो जो जितना कम चिपकेगा या ज्यादा चिपकेगा, जिसका बॉन्डिंग जितना कम होगा, उसका वेपर प्रेशर हमको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहता क्या है लाइन, कि डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर। इसका मतलब ही यही है कि इनका बॉन्डिंग के ऊपर ये बात किया जा रहा है, जिनका बॉन्डिंग जितना स्ट्रांग होगा, वेपर प्रेशर उसका उतना कम बनेगा, ठीक है। देन डू यू नो द रीजन बिहाइंड दिस, तो रीजन मैंने अभी आपको बताया है। The attractive forces between molecules are different depending upon the nature of liquid। तो ये जो attractive force है, मैंने अभी इसको bonding का नाम दिया था, कि bonding जैसा होगा तो उसका vapor pressure भी वैसा ही create होगा। The next is MCQs। चलिए फटाफट जवाब दिए। लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी आर रेस्पेक्टिवली, चलो फटाफट सबको जवाब दो। ऑप्शन डी, ठीक है। Then next है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस।
Liquid solutions are formed when solvent is a liquid. The solute can be a gas, liquid or solid. ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशंस कब बनेगा, जब हमारा जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। देखो एक चीज ध्यान रखिए, आपको पता भी होगा मेरे ख्याल से, और जिनको नहीं पता है, नहीं ध्यान है, तो सुन लीजिए कि जो सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टी होता है वो प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो सॉल्वेंट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट आपका मैक्सिमम क्वांटिटी में है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, बात हो रही है लिक्विड सॉल्यूशंस की। ठीक, तो लिक्विड सॉल्यूशंस कब बनेगा, जब आपका सॉल्वेंट ही लिक्विड हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टी है वो इंटायरली किस पे डिपेंड करना चाहिए, सॉल्वेंट के ऊपर। और सॉल्यूट क्या क्या हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, लिक्विड्स हो सकते हैं और सॉलिड हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, गैस के लिए हम पढ़ सकते हैं क्या, तो सोडा बॉटल, सोडा बॉटल। लिक्विड्स के लिए हम क्या पढ़ सकते हैं, H2O प्लस, अभी जो मैंने लिखा था अल्कोहल। और सॉलिड के लिए तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपने देखा होगा घर पे भी, जैसे सॉल्ट ले लीजिए, सॉल्ट प्लस H2O। ठीक है, ये तीन इसके सिंपल से एग्जांपल्स हैं। देन द सॉल्यूशन कंटेनिंग टू कंपोनेंट्स। ठीक है, जो जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। मैंने आपको बाइनरी, टर्नरी और क्वाटरनरी तीनों टाइप्स पढ़ाया है। दीज आर लिक्विड्स इन लिक्विड्स, सॉलिड्स इन लिक्विड्स। ठीक है, तो बाइनरी कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो लिक्विड लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड्स की बात करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलाटाइल लिक्विड्स। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन यहाँ पे क्या लिया जा रहा है, वैसे सॉल्यूशन जो वोलाटाइल है। ठीक है, वोलाटाइल है का मतलब क्या है कि यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल, वापस से मैं एग्जांपल लेता हूँ, दैट इज H2O प्लस अल्कोहल। ठीक है, इसमें से इसको भी भाप बनाया जा सकता है। ठीक है, इसको भी वेपर फॉर्म में लाया जा सकता है और इसे भी वेपर फॉर्म में लाया जा सकता है, बहुत आसानी से लाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम वोलेटाइल लिक्विड्स कह सकते हैं। इसके अलावा आप पेट्रोल कह लो, पेट्रोल इज मोर वोलेटाइल देन H2O एंड वाटर। ठीक है, पेट्रोल काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है, बहुत ज्यादा। मतलब अगर आप गाड़ी की टैंक को खुली छोड़ दो तो पेट्रोल आपका ऐसे ही गायब हो जाएगा। ठीक है, गायब होने का मतलब है कि वो वेपर फॉर्म में वापस से सब निकल जाएगा। डेंसिटी ज्यादा रहेगा तो वेपर फॉर्म में नहीं जाएगा, डेंसिटी कम होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं क्लास आज यहीं पर तक रख रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद हम राउल्ट्स लॉ में घुसेंगे तो उसमें थोड़ा समय जाता है। ठीक है।